अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अली भाई और अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे स्लाइड नंबर 2 से शुरू करते हैं। ये स्लाइड कानून निर्माण पर है और इसमें एक बहुत ही शानदार MCQ है। प्रश्न यह है कि आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव जो राज्य सूची पर कानून बनाने के लिए होता है वो कब तक वैध रहता है? और इसका बहुत ही सीधा सा जवाब है 1 वर्ष, 1 ईयर। सिर्फ 1 साल? मतलब फिर तो उसे दोबारा पास करना पड़ता होगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है। देखिए, सामान्य तौर पर संसद राज्यों के मामलों में या राज्य सूची पर कानून नहीं बना सकती। उनका अपना अधिकार क्षेत्र है। बिल्कुल, लेकिन संविधान में 5 ऐसी विशेष स्थितियां हैं जहां संसद ऐसा कर सकती है। पहली तो यही आर्टिकल 249 हो गई, जिसकी वैधता 1 साल है। और बाकी 4 क्या हैं? दूसरी स्थिति है आर्टिकल 250, मतलब जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी लगी हो, तब संसद कानून बना सकती है। और हाँ, इमरजेंसी खत्म होने के बाद ये कानून सिर्फ 6 महीने तक ही वैध रहता है। अच्छा, इमरजेंसी के बाद 6 महीने, ठीक है। तीसरी स्थिति है आर्टिकल 252। इसमें क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक राज्य खुद जाके संसद से अनुरोध करें कि भाई हमारे लिए इस विषय पर कानून बना दीजिए। अरे वाह, मतलब राज्य खुद कह रहे हैं, तो इसकी कोई टाइम लिमिट होती है क्या? नहीं, इसकी कोई समय सीमा नहीं होती क्योंकि ये राज्यों का अपना अनुरोध है। और चौथी स्थिति है आर्टिकल 253, जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों या इंटरनेशनल ट्रीटीज को लागू करने के लिए है। इंटरनेशनल मामलों में तो केंद्र ही देखेगा। बिल्कुल। और 5वीं स्थिति है आर्टिकल 356, यानी जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाए। लेकिन इसमें एक पेंच है, राष्ट्रपति शासन हटने के बाद उस कानून को 2 महीने के भीतर संसद से पारित होना अनिवार्य है। क्या बात है। और इसी स्लाइड में राज्यसभा की एक और विशेष शक्ति का जिक्र है। आर्टिकल 312 के तहत जो अखिल भारतीय सेवाएं होती है ना, जैसे IAS, IPS या IFOS, इन्हें बनाने का एकाधिकार सिर्फ राज्यसभा के पास है। सही कहा। तो ये हो गई स्लाइड 2। हाँ, अब आते हैं स्लाइड 3 पर। ये स्लाइड आर्टिकल 131 के बारे में है, जिसे एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। मतलब केंद्र और राज्य के बीच अगर कोई भी विवाद हो तो उसे सुलझाने का सीधा अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। बिल्कुल, किसी निचली अदालत में नहीं जा सकते। लेकिन यार, इसमें कुछ अपवाद भी तो है ना? हाँ, बहुत जरूरी अपवाद है। अगर अंतर्राज्यीय जल विवाद हो, मतलब नदी के पानी को लेकर 2 राज्यों में झगड़ा हो, या फिर चुनाव से जुड़ा कोई विवाद हो, तो वो सीधे आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता। उनके लिए अलग ट्रिब्यूनल होते हैं। तो इसी स्लाइड का जो MCQ है वो मैं पूछता हूं। प्रश्न है, राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने का संघ का कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर है आर्टिकल 355। आर्टिकल 355, बहुत बढ़िया। और इसी स्लाइड में कुछ क्विक फैक्ट्स भी हैं। जैसे आर्टिकल 348 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा इंग्लिश होगी। ये बहुत बार पूछा जाता है। और आर्टिकल 352 तो नेशनल इमरजेंसी है ही। साथ ही आर्टिकल 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को कानूनी संरक्षण देता है। अब बढ़ते हैं स्लाइड 4 पर, जो कि वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन के बारे में है। हाँ, केंद्र और राज्यों के बीच पैसे का बंटवारा। बिल्कुल। तो यहाँ का MCQ ये है कि वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? और इसका सही उत्तर है कि इसकी सिफारिशें सलाहकार होती हैं, मतलब एडवाइजरी होती हैं, कानूनी रूप से बाध्यकारी या बाइंडिंग नहीं होती। बाइंडिंग नहीं होती। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आर्टिकल 280 और 281 में इसका जिक्र है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं जो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को देते हैं। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। हाँ, बताइए। अगर वित्त आयोग की सलाह सिर्फ एडवाइजरी है, मतलब सरकार उसे मानने के लिए मजबूर नहीं है, तो क्या ये उस डॉक्टर की पर्ची की तरह नहीं है जिसे मरीज चाहे तो माने या फिर डस्टबिन में डाल दे? अरे, ये तुलना काफी मजेदार है, लेकिन राजनीतिक हकीकत थोड़ी अलग है। वो कैसे? देखिए, कानूनी तौर पर भले ही ये बाइंडिंग ना हो, लेकिन वित्त आयोग एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है। अगर केंद्र सरकार इसकी सिफारिशें कूड़ेदान में डाल दे और राज्यों को उनका पैसा ना दे, तो क्या होगा? बवाल मच जाएगा। बिल्कुल, केंद्र और राज्यों के रिश्ते बिगड़ जाएंगे। इसलिए राजनीतिक दबाव इतना होता है कि सरकार को ये सलाह माननी ही पड़ती है। इसी से जुड़ा आर्टिकल 275 है, जो राज्यों को अनुदान
या ग्रांट्स देने की बात करता है। समझ गया। और हाँ, नोट्स में अध्यक्षों की लिस्ट भी है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे, 14वें के वाईवी रेड्डी, 15वें के एनके सिंह और 16वें जो अभी हैं वो हैं अरविंद पनगड़िया। एकदम सही। तो अब सेक्शन 2 की तरफ चलते हैं, स्लाइड 5, 6 और 7। स्लाइड 5 सीधे सुप्रीम कोर्ट के काम करने के तरीके पर है। तो चलिए एमसीक्यू लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का किसी केस को ट्रांसफर करने का अधिकार जो आर्टिकल 139A में है, वो किस संशोधन से जोड़ा गया था? इसका उत्तर है 42वां संशोधन, जो 1976 में हुआ था। 42वां संशोधन तो मतलब पूरा मिनी संविधान ही है। और 7 अन्य जज थे, मतलब कुल 8। और आज मुकदमों का बोझ इतना है कि ये संख्या बढ़कर 1 चीफ जस्टिस और 33 अन्य जज हो गई हैं, कुल 34। बाप रे। इस स्लाइड में कई आर्टिकल्स लाइन से दिए हैं। 124 स्थापना की बात करता है, 126 कार्यवाहक सीजेआई के लिए है, 127 तदर्थ या एडहॉक जजों के लिए, और 129 इसे अभिलेख न्यायालय बनाता है। हाँ, अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 130 कहता है कि इसका स्थान दिल्ली होगा। 136 स्पेशल लीव पिटिशन यानी एसएलपी है। 142 कोर्ट को पूर्ण न्याय या कंप्लीट जस्टिस करने की शक्ति देता है, और 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। बिल्कुल। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि पहले सीजेआई एचजे कानिया थे, पहली महिला जज फातिमा बीवी थी, और आगे चलकर बीवी नागरत्ना भारत की पहली महिला सीजेआई बन सकती हैं। क्या बात है। अब स्लाइड 6 पर आते हैं, जहां राष्ट्रपति की वीटो पावर की बात है। एमसीक्यू सुनिए, राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति यानी डिस्क्रिशनरी पावर कौन सी नहीं है? इसका जवाब है सामान्य विधायी कार्य यानी ऑर्डिनरी बिल्स। ऑर्डिनरी बिल्स मतलब राष्ट्रपति अपनी मर्जी से सारे काम नहीं कर सकते। लेकिन वीटो का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, 3 तरह के वीटो होते हैं। पहला एब्सोल्यूट वीटो, जिसमें राष्ट्रपति सीधे बिल को मना कर देते हैं। दूसरा सस्पेंसिव वीटो, जहां वो बिल को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस लौटा देते हैं। और तीसरा सबसे दिलचस्प है, पॉकेट वीटो। इसमें वो ना तो हाँ कहते हैं ना कहते हैं, बस कोई जवाब ही नहीं देते। अरे, ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे स्मार्टफोन पर किसी का मैसेज सीन कर लेना लेकिन रिप्लाई ना करना, सामने वाला बस इंतजार करता रहे। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1987 में मिलता है, जब जानी जैल सिंह जी ने पोस्टल बिल पर इस पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। और इसी स्लाइड में आर्टिकल 108 भी है, ज्वाइंट सिटिंग का, जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। हाँ। और ये सिर्फ साधारण बिल पर लागू होता है। सही कहा। अब स्लाइड 7 पर आते हैं, जहां 3 सूचियों या लिस्ट्स की बात है। यहाँ 2 एमसीक्यू हैं। पहला, क्या आर्टिकल 300 के तहत भारत सरकार एक कानूनी इकाई है, मतलब लीगल एंटिटी है? हाँ, बिल्कुल है। भारत सरकार पर मुकदमा किया जा सकता है। और दूसरा एमसीक्यू, आपराधिक कानून या क्रिमिनल लॉ किस सूची में आता है? ये समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। मतलब इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आप सूचियों का नंबर देखें तो संघ सूची में पहले 97 विषय थे, जो अब 100 हो गए हैं। राज्य सूची में 66 थे, जो घट के 61 रह गए, और समवर्ती सूची में 47 से बढ़कर 52 हो गए। ये जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में 5 विषय गए, वो कैसे गए? ये 42वें संशोधन द्वारा किया गया था। शिक्षा, वन, नापतौल, वन्यजीव संरक्षण और न्याय प्रशासन, इन 5 को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अब सेक्शन 3 की तरफ बढ़ते हैं, कॉलेजियम सिस्टम, कैग और राज्य विधानमंडल। स्लाइड 8 में कॉलेजियम के विकास की पूरी कहानी है। हाँ, ये कहानी 4 अहम मुकदमों या जजेस केसेस की है। पहले केस में कोर्ट ने कहा था कि सीजेआई की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। फिर दूसरे केस में उन्होंने फैसला पलट दिया, कहा कि सलाह बाध्यकारी है और इसमें सीजेआई के साथ 2 सीनियर जज भी शामिल होंगे। फिर तीसरे केस में जाकर असल कॉलेजियम बना, जहां तय हुआ कि सीजेआई और 4 सबसे सीनियर जज मिलकर नाम तय करेंगे। और चौथे केस में तो सरकार ने 99वां संशोधन करके एनजेएसी बना दिया था ना? बिल्कुल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, कहा कि ये न्यायपालिका की आजादी में दखल है। सही है। इसी स्लाइड में एक आर्टिकल 310 भी है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर।
यार ये सुनकर ऐसा नहीं लगता कि ये ब्रिटिश जमाने का कोई तानाशाही नियम है जहां किसी भी सरकारी कर्मचारी को बिना सुनवाई के कभी भी हटाया जा सके? नाम से तो ऐसा ही लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इसके तुरंत बाद आर्टिकल 311 आता है, जो एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। इसके तहत किसी भी सिविल सर्वेंट को बिना बाकायदा जांच और सुनवाई का मौका दिए नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। अच्छा, मतलब बैलेंस बना रखा है। बिल्कुल। और अगर कोई विवाद हो भी जाए तो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं आर्टिकल 323A और 323B के तहत। एल चंद्र कुमार केस में तो कोर्ट ने ये भी कह दिया था कि इन ट्रिब्यूनल्स के फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ये बहुत बढ़िया है। चलिए अब स्लाइड 9 पर आते हैं, जो कि CAG के बारे में है। हाँ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आर्टिकल 148 से 151 तक इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। हाँ। अभी जो वर्तमान CAG हैं वो श्री के संजय मूर्ति हैं। इनका कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है। और पहले CAG थे वी नरहरि राव। बिल्कुल। और जैसे CAG है वैसी सरकार का कानूनी सलाहकार होता है अटॉर्नी जनरल या AG, जिसका जिक्र आर्टिकल 76 में है। इसी स्लाइड में मंत्री परिषद के बारे में भी बहुत कुछ है। केंद्र के लिए आर्टिकल 75 और राज्यों के लिए 164। एक चीज जो बहुत कंफ्यूज करती है वो है सामूहिक जवाबदेही और व्यक्तिगत जवाबदेही। इसे ऐसे समझिए, सामूहिक जवाबदेही या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा लोकसभा या विधानसभा के प्रति होती है। मतलब पूरी मंत्रिपरिषद एक टीम की तरह है, वो एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ तो पूरी सरकार गई। एकदम सही। लेकिन व्यक्तिगत जवाबदेही का मतलब है कि एक अकेला मंत्री राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रति जवाबदेह होता है, उसे कभी भी पद से हटाया जा सकता है। क्लियर। अब आते हैं स्लाइड 10 पर, जो गवर्नर्स के बारे में है। MCQ ये है कि राज्यपाल किसी बिल को राष्ट्रपति के लिए किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षित रखता है? इसका जवाब है आर्टिकल 200। और दूसरा MCQ, राज्य में अगर धन विधेयक या मनी बिल विधान परिषद में जाता है तो उनके पास क्या शक्ति होती है? उनके पास कोई खास शक्ति नहीं होती, वो इसे बस 14 दिन तक रोक सकते हैं। और अगर भारत में देखें तो हर राज्य में विधान परिषद होती भी नहीं है। इसके लिए नोट्स में एक बहुत बढ़िया ट्रिक है, KABUTM। हाँ, KBUTM। मतलब जिन राज्यों में दोनों सदन हैं, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। बिल्कुल। और आर्टिकल 169 के तहत संसद किसी भी राज्य में विधान परिषद बना या हटा सकती है। अगर इसकी संरचना देखें जो आर्टिकल 171 में है, तो 1/3 सदस्य विधानसभा चुनती है, 1/3 स्थानीय निकाय चुनते हैं, 1/12 ग्रेजुएट्स चुनते हैं और 1/12 शिक्षक चुनते हैं। और जो बचे हुए 1/6 हैं, उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं स्लाइड 11, 12 और 13 की तरफ, जो मौलिक अधिकारों और संशोधनों पर हैं। हाँ, स्लाइड 11 में धार्मिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 से 28 तक 25 अंतरकरण की आज़ादी देता है, 27 कहता है कि धर्म के लिए कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा और 28 कहता है कि सरकारी संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। बिल्कुल। और इसी स्लाइड में राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज की भी बात है। भाग 17 के 4 अध्याय हैं, आर्टिकल 343 से 351 तक। 343 कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। 345 राज्यों की भाषा के लिए है। 348 तो हमने बताया ही कि सुप्रीम कोर्ट की भाषा इंग्लिश होगी। और 351 हिंदी के विकास के लिए है। इसी में एक बहुत रीसेंट अपडेट भी है, BNSS 2023 का। हाँ, नए कानूनों के तहत 0 FIR को जोड़ा गया है। मतलब आप किसी भी थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की गवाही को भी बहुत अहमियत दी गई है। ये तो बहुत जरूरी बदलाव है। अब स्लाइड 12 का MCQ देखते हैं। प्रश्न है, आर्टिकल 300A क्या है? ये एक कानूनी अधिकार है जिसे 44th संशोधन 1978 के जरिए जोड़ा गया था। मतलब पहले जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, उसे बदलकर सिर्फ लीगल राइट कर दिया गया। हाँ बिल्कुल। और इसी स्लाइड में मेनका गांधी केस का भी जिक्र है, जिसने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को मजबूत किया। और देश के गठन की बात करें तो आर्टिकल 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 2 और 3 संसद को साधारण बहुमत से नए राज्य बनाने की शक्ति देते हैं। यूटी या केंद्र शासित प्रदेश भाग 8 में है। और दिल्ली NCR को 69वें संशोधन से आर्टिकल 239A के तहत विशेष दर्जा मिला। ये बहुत पूछा जाता है। अब स्लाइड 13 पर आते हैं।
एमसीक्यू मंत्रिपरिषद का आकार 15% तक सीमित किस संशोधन ने किया? इसका जवाब है 95 संशोधन 2003। यार मुझे तो ये 15% वाली लिमिट बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे किसी शादी में मेहमानों की लिस्ट फिक्स कर दी हो, ताकि खर्चा या राजनीति में कहें तो नेताओं का लालच बजट से बाहर ना जाए। बिल्कुल सही कहा। पहले क्या होता था कि सरकार बचाने के लिए विधायकों को रेवड़ियों की तरह मंत्री पद बांध दिए जाते थे। 91 संशोधन ने इस पे रोक लगा दी। और भी कई अमेंडमेंट्स हैं इस स्लाइड में। हाँ, जैसे 52वां संशोधन जो दल बदल या एंटी डिफेक्शन के लिए है, 86वां जो शिक्षा के अधिकार आर्टिकल 21A के लिए है, 89वां जिससे SC और ST आयोग अलग हुए, 101वां तो सब जानते हैं जीएसटी, 103वां EWS आरक्षण के लिए और 104वां संशोधन जिसने एंग्लो इंडियन नामांकन को खत्म कर दिया। ये सारे अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, स्लाइड 14 और 15, अध्यादेश और क्षमादान, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। हाँ, स्लाइड 14 में राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 और राज्यपाल को आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जो 6 महीने और 6 सप्ताह तक वैध रहता है। लेकिन मेरा एक सवाल है, पूछिए। क्या ये अध्यादेश सरकार के लिए एक शॉर्टकट नहीं है? मतलब संसद की बहस को बाईपास करने का एक तरीका? बिल्कुल, ऐसा कई बार हुआ भी है। इसीलिए DC वाधवा केस बहुत मशहूर है। बिहार में एक ही अध्यादेश को बिना विधानसभा में लाए बार बार री इशू किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक फ्रॉड कहा था। और एक RC कूपर केस भी है ना? हाँ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अध्यादेश लाने की नियत की न्यायिक जांच या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। सही है। अब क्षमादान की बात करते हैं। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति के लिए और 161 राज्यपाल के लिए, दोनों में क्या फर्क है? सबसे बड़ा फर्क ये है कि मौत की सजा को पूरी तरह माफ करने और कोर्ट मार्शल के फैसलों को पलटने की ताकत सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं। अच्छा, अब आखिरी स्लाइड 15। यहाँ मनी बिल यानी आर्टिकल 110 और फाइनेंशियल बिल यानी आर्टिकल 117 की तुलना है। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में पेश हो सकता है और लोकसभा स्पीकर ही ये तय करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। और राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन का टाइम होता है। इसे याद रखने का एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट नोट्स में दिया है। सभी मनी बिल्स फाइनेंशियल बिल्स होते हैं, लेकिन सभी फाइनेंशियल बिल्स मनी बिल्स नहीं होते। बिल्कुल, ये वेन डायग्राम जैसा है। हाँ, और इस सब के बाद हमें संविधान बनाने वाले उन महानायकों को नहीं भूलना चाहिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर, BN राव और GV मावलंकर जी। बिल्कुल, इन सभी ने मिलकर ऐसा सिस्टम बनाया है कि हर संस्था पर चेक एंड बैलेंस बना रहे। सही बात है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण का सार निकालें तो एक बात बिल्कुल साफ है कि संविधान ने किसी को भी असीमित शक्तियां नहीं दी हैं। हर चीज एक संतुलन में काम करती है। बिल्कुल, और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल। सोचिए, 1950 में जो संविधान लागू हुआ उसमें आज तक 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, 42nd, 44th, 101st, लेकिन फिर भी इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचा है वो आज भी अडिग है। क्या दुनिया के किसी और संविधान में ऐसा लचीलापन और ऐसी मजबूती एक साथ देखने को मिलती है? इस पर रिसर्च जरूर कीजिएगा। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो इसी के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।